एपिसोड 8 नॉट अ चांस इन हेल। बारिश जो सुबह के समय हल्की शुरू हुई थी तेज हो गई थी। आकाश का रंग भी गहरा हो गया था। सड़कों पर इक्का दुक्का लोग बारिश से बचने के लिए बेताब थे और इसलिए इधर उधर देखने के लिए रुके नहीं। सड़क पर खड़ी कारों की असामान्य संख्या पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। माथुर होम इम्प्रूवमेंट कंपनी के कर्मचारी अभी अभी एक और दिन के काम के लिए अपनी बिल्डिंग में पहुंचे थे। अचानक उच्च अधिकारी की एक टुकड़ी ने एक तलाशी वारंट लहराते हुए रोक दिया। बिना एक पल बर्बाद किए उन्होंने कार्यालय में मिलने वाली हर एक वस्तु को जब्त कर लिया। जब तक उन्होंने काम किया, कंपनी के सीईओ अनिल माथुर का कार्यालय एक गुफा की तरह बन था। निरीक्षण से कुछ भी नहीं बचा था, कूड़ेदान भी नहीं। कंपनी के सचिव और प्रबंधकों ने गुस्से में अनिल माथुर को उनके फोन पर कॉल किया। जब तक वे उसे पकड़ पाते, उसका फोन करीब 1 घंटे से बज रहा था। अनिल माथुर अपनी कार में सवार हो गया और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कार्यालय के लिए निकल गया। आप क्या कर रहे हैं? यह एक पूरी तरह से वैध व्यवसाय है जिसे हम यहाँ चला रहे हैं। आप बस अंदर घुसकर उस जगह पर तोड़फोड़ नहीं कर सकते हैं। जैसे ही वह अपनी इमारत में घुसा, अनिल माथुर ने गुस्से से उसका सामना किया। वो काव्या की गड़बड़ी को सुझाने की कोशिश में पूरी रात रुका था। आखिरी चीज जिसकी उन्हें उम्मीद थी वही ये थी कि उनकी कंपनी भी आग की चपेट में आ जाएगी। अधिकारियों में से एक ने तलाशी वारंट प्रस्तुत किया। बैंक आप पर धोखाधड़ी का मुकदमा कर रहा है। हम यहाँ सिर्फ सबूत इकट्ठा करने के लिए आए हैं। अनिल माथुर ने महसूस किया कि चिंता की एक लहर उसकी चिपचिपी पकड़ में उसके चारों ओर दब गई है। आधे घंटे बाद अधिकारियों वाले विभिन्न आकार के बक्सों के साथ इमारत से बाहर निकले। उन सभी में विभिन्न प्रकार के दस्तावेज, कंप्यूटर हार्ड ड्राइव, लैपटॉप, साथ ही मोबाइल फोन और टैबलेट थे। बाहर आने वाला अंतिम व्यक्ति अनिल माथुर था। कफ से बंधे होने के कारण अनिल माथुर के कंधे झुके हुए थे, क्योंकि वह एक इस्तीफा देने वाली चाल के साथ घूम रहा था। वह आदमी एक उच्च वर्ग के अभिजात वर्ग की दयनीय छवि था जिसे उसके गौरवशाली स्थान से नीचे लाया गया था। जब अनिल माथुर आखिरकार बाहर आए, तो राष्ट्रीय टीवी स्टेशनों और ऑनलाइन प्रकाशनों के पत्रकार पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे। फोटो के लिए सर्वश्रेष्ठ कोण प्राप्त करने के लिए संघर्ष करते हुए कैमरे और फोन हाथापाई कर रहे थे, जबकि बदनाम अनिल माथुर पर सवाल दागे जा रहे थे। इस प्रकार माथुर परिवार द्वारा उत्सुक जनता को एक और ट्रेंडिंग हेडलाइन दी गई। अध्यांश इमारत के सामने खड़ी कार में बैठी थी। वह बिना कुछ बोले ये दृश्य देखता रहा। जब सभी को ले जाया गया तो उसने शांति से कहा, चलो चलते हैं। दोपहर में माथुर होम इम्प्रूवमेंट कंपनी के स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने के आवेदन को एनएसई द्वारा आधिकारिक तौर पर खारिज कर दिया गया था। इसके अलावा बैंक ने माथुर होम इम्प्रूवमेंट कंपनी को तुरंत प्रभाव से अपना ऋण चुकाने के लिए कहा। एक के बाद एक आने वाली लगातार असफलताओं के दौरान माथुर परिवार का फोन लगातार बजता रहा। रक्षा माथुर अभी अभी घर लौटी थी। उसके साथ उसके छोटे भाई बहन और वकील गुप्ता भी थे। उसके पास मुश्किल से पानी पीने का समय था जब उसकी सबसे बड़ी बेटी मीरा हाथ में अपना फोन लेकर भूत की तरह पीली होकर उसके पास आई। उसने कहा, माँ, हम खत्म हो चुके हैं। वकील गुप्ता ने तुरंत पूछा, क्या गलत है? मैं तुम्हारी बहन के बारे में पुलिस से पहले ही बात कर चुका हूँ। जांच पूरी होने के बाद वे उसे छोड़ देंगे। ये काव्या के बारे में नहीं है, ये हमारी कंपनी के बारे में है, मीरा ने कहा। जमीन पर गिरने से पहले फोन उसके अस्थिर हाथ में कांप रहा था। रक्षा माथुर अपनी पति अनिल माथुर को लेने के लिए पुलिस स्टेशन जाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन इससे पहले कि वह तैयार हो पाती 2 महिला पुलिसकर्मी आ गईं। ये घोषणा करते हुए कि उसने बैंक ऋण के खातों में गड़बड़ी की है, उन्होंने उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। रक्षा माथुर कंपनी के वित्तीय निदेशक होने के साथ साथ कानूनी प्रतिनिधि भी थे, इसलिए उसका कानूनी दायित्व उसके पति अनिल माथुर के कानूनी दायित्व से अधिक था। इन सबसे ऊपर पारिवारिक घर को कंपनी के नाम से खरीदा गया था। दिवालिया होने वाली कंपनी का मतलब था कि घर जल्द ही बैंक द्वारा वापस ले लिया जाएगा। जबकि माथुर अभी भी अपने भाग्य में अचानक मोड़ से लड़खड़ा रहे थे। अध्यांश पहले ही चुपचाप सैन्य अड्डे पर लौट आया था। अब शाम हो चुकी थी। बारिश अभी भी हो रही थी, लेकिन ये हल्की बूंदाबांदी से शांत हो गई थी। अध्यांश के पास छाता नहीं था। वह अपने क्वार्टर बारिश में चला गया, बिल्कुल अकेला। उसके बाल बारिश से भीगे हुए थे। उसके बालों में पानी की बूंदें झिलमिला उठी। शाम की उदासी ने उनके गंभीर चेहरे को रेखांकित किया और उनकी लुभावनी सुंदरता को बढ़ाया। जब वह घर वापस जा रहा था तो कई महिला अधिकारियों ने उसे प्यार भरी निगाहों से देखा। हालांकि अध्यांश ने उनमें से किसी पर ध्यान नहीं दिया। अपने घर पहुंचने पर वह सीधे बाथरूम में गया, नहाने का तौलिया लिया और अपने बाल सुखाने लगा। इवान उस बेडरूम से बाहर आए जहां बेला लेटे हुए थे। उसने देखा कि अध्यांश वापस आ गया था और उसने अपरिहार्य प्रश्न पूछने के लिए उसका इंतजार नहीं किया। उसने तुरंत हाथ उठाकर कहा, नहीं, वह अभी भी बेहोश है और बुखार भी नहीं उतरा है। अध्यांश ने अपने होंठ काट लिए। उसने तौलिया गिरा दिया और बेडरूम में चला गया।
पिछले 3 दिनों में ये पहली बार था जब उसने अपने बेडरूम में कदम रखा था। लाइट अभी भी चालू था। चेनवी कमरे से बाहर निकलने से पहले इसे बंद करना भूल गई थी। बेड के बगल में एक आईवी स्टैंड था। बेला बिस्तर पर बिना हिले डुले लेटा रहा। गहरे बैंगनी कंबल पर एक पतली भुजा टिकी हुई थी। हाथ के पीछे एक आईवी सुई जुड़ी हुई थी। अध्यांश का चेहरा खाली था। वह बिस्तर पर बैठ गया और गुनियांजी के माथे को छुआ, लेकिन जल्दी से अपना हाथ हटा लिया। उसका माथा बुखार से तप रहा था। फिर भी बेला के चेहरे पर वह लाली नहीं थी जो आमतौर पर बुखार के रोगियों में देखी जाती है। वह अपनी आंखें बंद करके बिस्तर पर लेटी थी। उसकी त्वचा चांद की तरह पीली थी। उसकी घनी पलकें रेवेन के पंखों की तरह काली, दो छोटे कागज के पंखों की तरह थीं जो उसकी बड़ी और आमतौर पर जीवंत आंखों पर बंद थीं। अध्यांश अचानक पुरानी यादों से भर गया। वह बेला की लंबी पलकों को फिर से जीवंत रूप से फड़फड़ाते हुए देखना चाहता था, जिस तरह से जब वह उससे बात करती थी तो वे हमेशा ऐसा ही करते थे। हालांकि यह लगभग हमेशा एक तरफा चर्चा थी। अध्यांश ज्यादातर समय एक गैर कमबद्ध जवाब के साथ, बेला कभी भी इससे थकते नहीं दिखे। उसे उससे बात करने में मजा आया, भले ही ऐसा लगे कि वह खुद से बात कर रही है। अब वह छोटी बच्ची जो कभी इतनी प्यारी और जीवन से भरपूर थी, बिस्तर पर बेहोश बुखार में पड़ी थी। भगवान ही जानता था कि क्या एक बदसूरत भाग्य उसका इंतजार कर रहा था। अध्यांश उठ खड़ा हुआ, उसकी भौहें टेढ़ी हो गईं और वह बेडरूम से बाहर चला गया। समय उसके पक्ष में नहीं था। अगर बेला बेहतर नहीं हुई तो उन्हें सेना को रिपोर्ट करना होगा। जैसे ही वह बेडरूम से बाहर निकला, उसका ब्लूटूथ हेडसेट बजने लगा। यह अभय था। सर, राहुल ने कहा कि उसने एक जापानी महिला से H3AP7 खरीदा। इसका मतलब है कि हम देश के बाहर की शत्रुतापूर्ण ताकतों से निपट रहे हैं, इसलिए ये 6 मिलिट्री रीजन के अधिकार क्षेत्र में आता है। हम अब शामिल हैं, चाहे हम इसे पसंद करें या नहीं। थाने में मौजूद स्पेशल टास्क फोर्स ने स्पेशल ऑप्स बेस से पहले ही संपर्क कर लिया है। उन्होंने कहा कि वे राहुल को जल्द से जल्द हमारे पूछताछ कार्यालय में स्थानांतरित कर देंगे। जब अभय ने जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम की जांच की तो एक संक्षिप्त ठहराव था। फिर उन्होंने कहा, वे पहले से ही अपने रास्ते पर हैं। राहुल को आंखों पर पट्टी बांधकर सी सिटी स्पेशल ऑपरेशंस फोर्सेज बेस के एक विशेष पूछताछ कक्ष में ले जाया गया। सी सिटी पुलिस स्पेशल टास्क फोर्स अंततः कानून के अधिकारी थे और इसलिए उन्हें राहुल से बात करने के लिए किसी भी ऐसे तरीके का उपयोग करने की अनुमति नहीं थी जिसे सामान्य से बाहर माना जाता था। फिर भी पुलिसकर्मियों को आभास हो गया था कि राहुल कुछ छिपा रहा था, और जो कुछ भी था वह विदेशी शत्रुतापूर्ण ताकतों से जुड़ा था। उन्होंने तुरंत उसे निपटने के लिए विशेष अभियान बलों को सौंप दिया था। वह अभी भी कुछ छुपा रहा है। सार्थक और अभय पूछताछ कक्ष के दरवाजे पर पहुंचे। उनके चेहरे पर तिरस्कारपूर्ण मुस्कान थी। उन्होंने एक साथी देशवासी को तबाह करने के लिए विदेशी ताकतों के साथ सांठगांठ की। हमें उसके जैसे देशद्रोही मैल के साथ अच्छे से खेलना है। अध्यांश अंदर चला गया। उसका चेहरा गंभीर था और उसका पूरा अस्तित्व एक निर्मम, हाड़ कंपा देने वाली आभा से झलक रहा था। बगल के निगरानी कक्ष में मौजूद लोग महसूस कर सकते थे कि उनकी बाहों पर रोंगटे खड़े हो गए हैं। आखिरी बार मेजर जनरल रॉय इतने गंभीर तब दिखे थे जब एक निश्चित देश में नरसंहार हुआ था। अंधाधुंध तरीके से उन लोगों के वंशजों को मार डाला गया था जो साम्राज्य से बाहर आ गए थे। साम्राज्य ने कोई आधिकारिक बयान नहीं दिए थी, लेकिन विशेष अभियान बलों को एक रात के लिए उस देश में भेजा गया था। बाद में उस विशेष देश की सरकार को माफी के रूप में नरसंहार के पीड़ितों की आत्माओं को शांत करने और विदा करने के लिए सार्वजनिक रूप से एक बड़े पैमाने पर धार्मिक समारोह आयोजित करने के लिए मजबूर किया गया था। इस बार मेजर जनरल रॉय के चारों ओर की कठोर आभा उस अंतिम अवसर की तुलना में और भी भयानक थी। अध्यांश ने अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे रखा और पूछताछ कक्ष के बगल में निगरानी कक्ष में खड़ा हो गया। उसके सामने एक पारदर्शी, एक तरफा दीवार थी। वह अपने सामने वाले कमरे के अंदर देख पा रहा था, लेकिन कमरे के लोग उसे नहीं देख पा रहे थे। सर, पूछताछ की निगरानी कर रहा कर्मी तुरंत खड़ा हो गया। अध्यांश ने उन्हें बैठने के लिए इशारा करने अपना हाथ उठाया। उसकी निगाह स्थिर थी और वह आगे के दृश्य को देख रहा था। राहुल सब कुछ कबूल करने से पहले स्पेशल ऑपरेशंस फोर्सेज बेस के पूछताछ कक्ष में केवल 15 सेकंड तक ही रुके थे। उस जापानी महिला का नाम है यामागुची यूको। मैं उनसे फॉर्चून पैलेस बार में शराब पीते समय मिला था। वह उस समय अकेली थी। उसने मुझे अपने दोस्तों के सामने किसी शक्तिशाली कामोत्तेजक दवा खोजने की इच्छा के बारे में शेखी बघाड़ते हुए सुना। हम अच्छा समय बिता रहे थे और वह हमारे पास आई, अपना परिचय दिया और कहा कि उसके पास दुनिया की सबसे अच्छी कामोत्तेजक दवा है, लेकिन इसे प्राप्त करना मेरे ऊपर निर्भर करेगा कि मैं इसे खरीद सकता हूं या नहीं। राहुल ने भारी दर्द सहते हुए गहरी सांसों के बीच इसे बाहर निकाला। ये राहुल कोई बेवकूफ़ नहीं था। वह इस तथ्य को छुपाना भी जानता था कि उसने और काव्या ने बेला को फंसाने के लिए इस कामोत्तेजक का इस्तेमाल किया था। अध्यांश की आंखें गहरी और अपठनीय थीं।
उसने अपने जबड़े पर हाथ उठाया और काफी देर तक सोचता रहा। वह जाने के लिए मुड़ा। उसने अपने ब्लूटूथ हेडसेट को सक्रिय किया और अभय को एक आदेश दिया, यामागुची यूको पर जानकारी खोजो। क्योंकि राहुल ने यामागुची यूको के साथ डील की थी और उसके बारे में अधिक जानकारी जानता था, अभय ने उसे और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए पूछताछ में भाग लिया। वह जितना अधिक विवरण जानता होगा, इस व्यक्ति को ढूंढना उतना ही आसान होगा। थोड़ी देर बाद पूछताछ कक्ष को छोड़कर अभय फिर अपने कार्यालय लौट आया। वह तुरंत साम्राज्य के सीमा शुल्क डेटाबेस से जुड़ा और यामागुची यूको के नाम से जापानी पर्यटकों को देखा जिन्होंने उस वर्ष देश में प्रवेश किया था। इसके तुरंत बाद डेटा की लाइनें उत्पन्न हुई। अभय के हाथ ने बिजली की गति से कीबोर्ड पर टैप किया और धीरे धीरे अपने खोज क्षेत्र को कम कर दिया। 15 मिनट के बाद केवल 3 महिला रह गए। सर, मैंने पाया है कि यामागुची यूको के नाम से 15 जापानी महिलाएं थीं जो इस साल देश में आई थीं। उम्र के हिसाब से फिट नहीं हुए 12 को हटाकर 3 बाकी हैं। पहला और दूसरा 1 महीने पहले हमारे देश से चले गए थे, इसलिए ये राहुल की टाइमलाइन से मेल नहीं खाता। केवल एक ही यामागुची यूको बची है। उसने 2 हफ्ते पहले देश में प्रवेश किया था और उस दौरान वह सी सिटी में रुकी थी। मैंने उसके क्रेडिट कार्ड के इतिहास की भी जांच की और पाया कि इसका उपयोग फॉर्चून पैलेस में किया गया था। निस्संदेह ये यामागुची यूको ही है जिसने H3 ऐप 7 को राहुल को बेचा था। ठीक है, आपको इतनी देर क्यों हुई? अध्यांश थोड़ा नाराज था। राहुल ने पहले ही विस्तार से कबूल कर लिया था, लेकिन अभय को अभी भी 15 मिनट और लगे थे। सर, उन्होंने लेन देन के लिए नकदी का इस्तेमाल किया था। यदि यह बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से होता तो मुझे इसका पता लगाने के लिए एक पूरे सेकंड की भी आवश्यकता नहीं होती। अभय का चेहरा गंभीर था क्योंकि उसने अध्यांश को शांत करने की कोशिश की। फक, अब यामागुची यूको कहाँ है? अध्यांश खड़ा हुआ और गिरफ्तारी के लिए अपने आदमियों को इकट्ठा करने के लिए तैयार हो गया। अचानक अभय चिल्लाया, शिट महोदय, वो पहले से ही जापान के लिए प्रस्थान करने वाले विमान में है। अभय का चेहरा पीला पड़ गया। राहुल का कबूलनामा प्राप्त करने से पहले वह विमान पर चढ़ गई। अध्यांश ने हताशा में मेज पर मुक्का मारा। अपनी खोज जारी रखें, मुझे सीमा शुल्क की जानकारी भेजें। अभय ने सी सिटी कस्टम्स सिस्टम तक पहुंचने के लिए तुरंत अपनी उच्चतम अनुमति सेटिंग्स का उपयोग किया। सी सिटी साम्राज्य का सबसे बड़ा शहर था और यहाँ से प्रतिदिन अनगिनत अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें गुजरती थीं। सभी संभावित उड़ानों के भीतर एक व्यक्ति को ढूंढना आसान नहीं था, लेकिन अगर उड़ान संख्या ज्ञात हो तो ये बहुत आसान था। अभय ने जापान लौटने वाली अपनी उड़ान संख्या खोजने के लिए यामागुची यूको के नाम और पासपोर्ट नंबर का इस्तेमाल किया। इसके बाद उन्होंने उस वीडियो फुटेज को अलग कर दिया जब वह हवाई अड्डे के सीमा शुल्क से रवाना हुई और इसे अध्यांश को भेज दिया। अध्यांश अपने सामने बड़े मॉनिटर की ओर झुक गया और सी सिटी हवाई अड्डे के सीमा शुल्क पर लोगों की भीड़ की छानबीन करने लगा। अभय ने फोन पर उनका मार्गदर्शन किया। सर, ये व्यक्ति यामागुची यूको है। सी सिटी हवाई अड्डे के सीमा शुल्क के फुटेज में यामागुची यूको कैमरे को देखकर मुस्कुराए। उसके घने, काले, मध्यम लंबाई के बाल और माथे पर चौड़ी बैंग्स थीं। उसने बड़ा, काला धूप का चश्मा पहना था जिससे उसका आधा चेहरा ढका हुआ था, लेकिन उसकी त्वचा मूर्ति की तरह पीली दिखाई दे रही थी। उसने अपने पतले होठों पर लाल लिपस्टिक लगाई थी और उसकी भौहें पतली थीं, जिससे वह एक प्राचीन साम्राज्य सुंदरी की तरह दिखती थी, लेकिन साथ ही एक जापानी महिला की स्पष्ट विशेषताएं भी थीं। अध्यांश की भौहें तन गईं, बड़े मॉनिटर को बंद करने के लिए उठी और सीधे अभय को आदेश दिया, क्या आप जापानी डेटाबेस से जुड़ने में सक्षम हैं? उसकी पृष्ठभूमि देखें। कोई व्यक्ति जो H3 ऐप 7 प्राप्त कर सकता था, वह केवल एक सामान्य व्यक्ति नहीं था, अध्यांश ने अनुमान लगाया। अभय को हैकिंग पसंद थी, लेकिन दुर्भाग्य से वह सैन्य अनुशासन द्वारा प्रतिबंधित था और वह ऑनलाइन जैसा चाहता था वैसा करने में सक्षम नहीं था। हालांकि अध्यांश ने इस बार उसे अधिकार दे दिया था और वह विश्वसनीय रूप से उत्साहित था। उसने अपने हाथ आपस में रगड़े और कहा, कोई बात नहीं, मैं कहाँ हैकिंग कर रहा हूँ? क्या ये जापानी सुरक्षा नेटवर्क है या उनका वित्तीय नेटवर्क है? क्या ये जापानी इंटरनेट के लिए सुरक्षा के स्तर को प्रभावित करेगा? अध्यांश ने ठंडेपन से कहा, जापानी इंटरनेट की सुरक्षा का मुझसे कोई लेना देना क्यों है? मुझे बस इस महिला की पृष्ठभूमि को खोजने की जरूरत है। अभय ने सिर हिलाया, समझा। जब भी वह किसी दूसरे देश के इंटरनेट को वैध तरीके से हैक करने में सक्षम होता है तो उसे अच्छा लगता है। ये दुर्लभ अवसर थे और यही एक कारण था कि वह स्पेशल ऑपरेशंस फोर्सेस में क्यों शामिल हुए। फॉर्मल वर्ल्ड क्लास हैकर के रूप में उसे माफी भी मिल गई थी। वह अपनी वर्तमान नौकरी से बहुत संतुष्ट था। इसने न केवल उनके हितों को पूरा किया, बल्कि उन्हें देश के लिए योगदान करने की अनुमति दी। जापानी इंटरनेट में सुरक्षा खामियों पर लगातार हमला करते हुए डेटा के तार उसकी उंगलियों के बीच उड़ गए। उसे केवल एक को खोजने और उसे खोलने की आवश्यकता थी ताकि वह कहने के लिए दूसरी ओर से दृश्य देख सके।
भोर होने से पहले अभय ने सफलतापूर्वक जापानी इंटरनेट का पासवर्ड ढूंढ लिया था और देश के कंप्यूटर नेटवर्क में टहल लिया था। हालांकि उन्हें जो परिणाम मिले वे अनुकूल नहीं थे। अभय का चेहरा गंभीर हो गया और 10 मिनट के बाद उसने अध्यांश को सूचना दी। सर, यामागुची यूको का यामागुची गुमी 1 के साथ घनिष्ठ संबंध है, जो जापान में सबसे बड़ा याकुजा समूह है। साथ ही इस जानकारी के अनुसार जापान में उतरने के ठीक बाद एक कार दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई है। अध्यांश अपने अध्ययन कक्ष में बैठा और उसके सामने एक दीवार थी जिस पर बड़े मॉनिटर लगे थे। वो डेस्क के पीछे ऊंची पीठ वाली कुर्सी पर बैठ गया, बड़े मॉनिटर पर सूचनाओं को ध्यान से पढ़ रहा था। ये वो खुफिया जानकारी थी जिसे अभय ने जापानी इंटरनेट पर इकट्ठा किया था, सभी अनुवादित के साथ। सर, क्या ये घटना जापान के सबसे बड़े याकूब समूह यामागुची गुमी से जुड़ी हो सकती है? तो क्या हमें याकूब से निपटना चाहिए? अभय ने फोन पर अध्यांश के साथ इस सवाल पर चर्चा की। यामागुची गुमी के साथ डील। अध्यांश चुप रहा, उसकी आंखें रात की तरह काली थीं। एक हाथ उसके जबड़े पर हल्के से रगड़ा और बढ़ते हुए ठूंठ को महसूस किया। उसके दूसरे हाथ ने अपनी पतलून की जेब से सोने का सिक्का निकाला और उसने उसे अपनी उंगलियों से बुनना शुरू किया। उसकी अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि सुराग यही समाप्त हो गए। ऐसा नहीं है कि मैं जापानी यामागुची गुमी का सामना करने से डरता हूँ, लेकिन मुझे उनका सामना क्यों करना है? अध्यांश ने चिढ़कर आश्चर्य जताया। उनके विचार घूमते रहे। यामागुची यूको अब एक मृत व्यक्ति है जो कोई कहानी नहीं बता सकता। क्या वह सचमुच साबित कर सकती थी कि यह जापान के सबसे बड़े याकुजा समूह यामागुची गुमी से जुड़ा था? पूरी घटना जुड़ी हुई है और हमें तरबूज को खोजने के लिए बेल का अनुसरण करने के लिए प्रेरित करती है। इसकी तह तक जाने के बाद क्या हम अंततः यामागुची यूको को चरण दर चरण ढूंढने में सक्षम हुए? लेकिन अध्यांश की अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि इस तरह तरबूज को खोजने के लिए बेल का अनुसरण करना बहुत सरल था। जो सुराग सामने आए वे स्पष्ट थे, लेकिन जो दिख रहा है उससे कहीं अधिक है। यदि यह वास्तव में जापानी यामागुची गुमी का कृत्य था, तो उनके इरादे क्या थे और उन्होंने बेला को क्यों निशाना बनाया? अध्यांश का दृढ़ विश्वास था कि बेला का अस्तित्व शायद जापानी यामागुची गुमी के ज्ञान में नहीं था। साम्राज्य ने उसे अच्छी तरह से छुपाया था, अन्यथा बेला के मूर्ख विश्वविद्यालय के सहपाठी ने उसे फंसाने के लिए इस तरह के दुष्ट और मूर्ख तरीके का इस्तेमाल नहीं किया होता। अगर यह यामागुची गुमी का कृत्य नहीं था, तो इस मास्टरमाइंड ने अपनी नजरें यामागुची गुमी पर क्यों डाली? सच पर पर्दा डालने की उनकी मंशा क्या थी? अध्यांश ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके मन में चिंता और भय की बढ़ती भावना उभर रही थी। यामागुची यूको को ट्रैक करना तो बस शुरुआत थी। वे अभी आराम से चैन से बैठने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। उस रात अध्यांश सो नहीं पा रहा था और पता नहीं क्यों। अंत में उठने से पहले वह अतिथि कक्ष में बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। अभी भी आधी रात थी, लेकिन इसने उसे कुछ पुरानी फाइलों को देखने के लिए सैन्य संग्रह में जाने से नहीं रोका। आजकल लगभग सब कुछ इंटरनेट पर पाया जा सकता है, लेकिन जो लोग वास्तव में समझते हैं कि इंटरनेट कैसे काम करता है, वे जानते थे कि नेटवर्क कमजोरियों से भरा था। उदाहरण के लिए, अभय, उनके निजी सचिवों में से एक, किसी भी प्रकार की नेटवर्क सुरक्षा प्रणालियों को हैक करने के 100 अलग-अलग तरीकों को जानता था। उसके लिए किसी भी कंप्यूटर, फोन या टैबलेट में घुसना काफी आसान था। शाही सेना सरकारी नेटवर्क और डेटाबेस की सुरक्षा जोखिमों से अवगत थी। इन्हीं कारणों से बड़ी संख्या में अति गोपनीय फाइलें केवल कागजों पर मौजूद थीं। उन्हें कभी भी इंटरनेट पर अपलोड नहीं किया गया था। पुरालेख में बांस और पत्थर पर भी जानकारी दर्ज थी। वे फाइलें उन सभी से अधिक समय तक चलेंगी। अध्यांश ने रात भर संग्रह घर में काम किया। जब सुबह भोर हुई, तभी उसने अंत में एक त्वरित झपकी के लिए अपना सिर मेज पर रख दिया। बाद में दरवाजे पर काम कर रहे संग्रह के कर्मचारियों की हल्की दस्तक की आवाज से उनकी नींद खुल गई। संग्रह घर को सभी विद्युत चुंबकीय और रेडियो संकेतों से बंद कर दिया गया था। जब तक वे अंदर थे तब तक किसी के मोबाइल फोन पर कॉल करना संभव नहीं था और कोई लैंडलाइन भी उपलब्ध नहीं था। संग्रह घर में संचार का एकमात्र साधन पुराने जमाने की तेज आवाज वाली चीखें थीं जिन्हें दरवाजों और दीवारों से सुना जा सकता था। महोदय, महोदय, आपका निजी सचिव आपको ढूंढ रहा है। ये बहुत आवश्यक है। दरवाजे पर जोरदार दस्तक ने आखिरकार अध्यांश को जगा दिया, जो अभी अभी सोई थी। उसने अपने आप को संभाला और अपने चेहरे पर ठंडे पानी के छींटे मारने के लिए बाथरूम में गया। फिर उसने अपनी घड़ी पर नजर डाली और पाया कि सुबह के 8 बज चुके थे। संग्रह घर से बाहर निकलते ही अध्यांश के ब्लूटूथ हेडसेट की घंटी बजी। यह उनके दूसरे निजी सचिव सार्थक थे। क्या है? सर, मिस गोस्वामी का इंटरव्यू आज है। उनकी विश्वविद्यालय नॉन स्टॉप कॉल कर रहा है। यहाँ तक कि प्रोफेसर राठौर ने खुद भी पूछने के लिए फोन किया था। सार्थक का स्वर अत्यावश्यक था। वह बेला के लिए बीमारी की छुट्टी लेने के लिए 3 दिन पहले व्यक्तिगत रूप से सी यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ लॉ विभाग में गया था। प्रोफेसर वेदांश राठौर द्वारा इंटरव्यू को 3 दिनों के लिए स्थगित करवाना कोई छोटी उपलब्धि नहीं थी।
अगर बेला को फिर से देर हो जाती तो सार्थक ने कल्पना नहीं की थी कि प्रोफेसर राठौर बेला के पक्ष में सोचेंगे। और यह सोचने के लिए कि वह प्रोफेसर राठौर को मक्खन लगाने तक चला गया था, ये कहकर कि बेला ने हमेशा उसकी प्रशंसा की थी, इस मामले को और भी परेशानी भरा बना दिया। अध्यांश ने अपना माथा रगड़ा और कहा, मैं इवान को बुलाऊंगा। इवान ने फोन उठाया। इससे पहले कि अध्यांश कुछ कह पाता, इवान पहले से ही कह रही थी, बॉस, बेला अभी भी नहीं जागा है, लेकिन उसका बुखार थोड़ा कम हो गया है। What the hell is going on? Please tell me you actually have a clue. अध्यांश ने चलना बंद कर दिया और हताश होकर अपने घर की ओर देखा। उसने एक सिगरेट निकाली और पीने लगा। इवान भी स्थिति से निराश थी। बॉस, मैं गारंटी देता हूँ कि उसके साथ कुछ भी गलत नहीं है। मैं उसके दिल की धड़कन और पल्स पर 24/7 नज़र रख रहा हूँ, और मैं हर 2 घंटे में उसके खून की जांच भी करता हूँ। आप हर 2 घंटे में उससे खून के नमूने लेते रहे हैं। आपको क्या लगता है वह क्या है? आपका निजी ब्लड बैंक? उसे काटो और उसके नमूने बनाओ। तुम ऐसा क्यों नहीं करते? व्यंग्य का यह अंश अध्यांश के लिए बेहद अस्वाभाविक था, जो शांत और संयमित रहने के लिए जाने जाते थे। इवान इसका खंडन नहीं कर सके। उसने अपना चेहरा ढांक लिया और अध्यांश की गाली गलौज के आगे झुक गया। अध्यांश ने फोन काट दिया और सार्थक को फोन करने ही वाला था कि तभी उसके हेडसेट पर कॉल ऑपरेटर की आवाज आई। सर, बी यूनिवर्सिटी लॉ स्कूल के प्रोफेसर राठौर ने फोन किया। वह आपसे व्यक्तिगत रूप से बात करने पर जोर देता है। अध्यांश ने एक क्षण के लिए सोचा। जब वह एक पेड़ के सामने झुक गया, उसके एक हाथ से सिगरेट लटक रही थी, उसका दूसरा हाथ पतलून की जेब में था। उन्होंने उदासीनता से कहा, मैं कॉल लूंगा। हालांकि बेला उसके साथ 6 साल से था, लेकिन उसने वास्तव में उसे पालने के लिए कभी भी सीधा रास्ता नहीं अपनाया था। वह केवल नाम का उसका संरक्षक था। बेला पहले ही 12 साल का हो चुका था जब उसने उसे अपने संरक्षण में लिया था। वह खुद की देखभाल करने के लिए व्यावहारिक रूप से काफी बड़े हो चुकी थी। उसके लिए उसके जीवन के विवरण में व्यक्तिगत रूप से शामिल होना कभी आवश्यक नहीं था। उनके निजी सचिव सार्थक बेला की पढ़ाई से संबंधित हर चीज की व्यवस्था करने वाले थे। लेकिन इस बार सार्थक के लिए अकेले निपटने के लिए समस्या बहुत गंभीर थी। जैसे ही ऑपरेटर ने कॉल कनेक्ट की, उसका ब्लूटूथ हेडसेट चटक उठा। अध्यांश नहीं बोली। दूसरे छोर पर मौजूद व्यक्ति भी पूरे 1 मिनट के लिए चुप रहा और उसने पूछा, क्या मैं बेला के कानूनी अभिभावक मिस्टर रॉय से बात कर रहा हूँ? अध्यांश ने सकारात्मक स्वर में कहा, हाँ, क्या है वह? आज बेला के इंटरव्यू का दिन है, जिस दिन हम इसे स्थगित करने के लिए सहमत हुए थे। वेदांश ने कहा, उसकी आवाज ठंडी थी। शी इज लेट अगेन। ठीक है, उसे कुछ और दिनों के लिए माफ करना होगा। वह अभी ठीक महसूस नहीं कर रही है। अध्यांश ने बोलते हुए अपनी सिगरेट से राख झाड़ दी। उसकी आवाज उदासीन थी। फोन पर स्पष्ट रूप से अध्यांश के चंचल रवैये से वेदांश राठौर बहुत चिढ़ गया था। बीमार छुट्टी, फिर से? रेखा को पार मत करो। मैंने उसे पहले ही मौका दे दिया है। अगर मुझे उसे समायोजित करने के लिए समझौते करते रहना पड़ा तो यह अन्य उम्मीदवारों के साथ अन्याय होगा। आप बेला के अभिभावक हैं। मैं अभी आपको आधिकारिक तौर पर सूचित कर रहा हूं कि उसे इस गर्मी में भी यूनिवर्सिटी लॉ स्कूल में प्रवेश पाने का मौका नहीं मिला है। उसे कहीं और आवेदन करना होगा। इतना कहकर उसने अचानक फोन काट दिया। अध्यांश की भौहें तन गईं, लेकिन उसने अपने कंधे उचका दिए। वह काम करने के लिए अपने कार्यालय लौट आया। अगले कुछ दिन न केवल बेला के करीबी लोगों के लिए बल्कि माथुर परिवार के लिए भी कष्टदायी थे। चीजें नियंत्रण से बाहर हो गई थीं। फॉर्चून पैलेस, सी सिटी का लग्जरी क्लब, काव्या के मामा नंदा परिवार के स्वामित्व में था। काव्या और राहुल की क्लब में अवैध गतिविधियों का मतलब था कि नंदा परिवार पर भारी जुर्माना लगाया गया था। वे कर्ज में भी तैर रहे थे। बैंक ने उनका ऋण रद्द कर दिया और पत्र भेजकर उन्हें अपना ऋण चुकाने के लिए कहा, जो तुरंत प्रभावी हो गया। व्यापारिक परिचितों, दोस्तों और रिश्तेदारों सभी ने प्लेग की तरह नंदा परिवार से परहेज किया। माथुर उनकी मदद करने में सक्षम होते यदि वे स्वयं पहले से ही संकट में न होते। नंदा परिवार के पास दिवालिया घोषित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, जिसका मतलब था कि उनके पास राहुल को जमानत देने के लिए एक महंगे और प्रशंसित वकील को लाने के लिए पैसे नहीं थे। जांच में पाया गया कि राहुल ने कई बार नाबालिगों को नशा दिया और उन पर हमला किया। उन्होंने अवैध नशीली दवाओं के उपयोग के उद्देश्य से अड्डे भी स्थापित की थी। सबूत बढ़ रहा था। उसे कम से कम उम्र कैद की सजा दिया जा सकता था। माथुर परिवार पूरी तरह से अलग हो गया था। माथुर परिवार की माथुर होम इम्प्रूवमेंट कंपनी को अपने बैंक ऋण को सुरक्षित करने के लिए फेक अकाउंट रखने का पता चला। वे टैक्स चोरी के भी दोषी थे। कंपनी अब कभी सार्वजनिक नहीं होगी। इतना ही नहीं, अनिल माथुर और रक्षा माथुर को पहले ही दोषी ठहराया जा चुका था और वे जेल जा रहे थे। काव्या के अपराध उतने गंभीर नहीं थे। वह केवल अवैध ड्रग्स लेने के साथ साथ अपने पास अत्यधिक मात्रा में ड्रग्स रखने की दोषी थी।
उसे 3 महीने की जेल और 1 साल की सामुदायिक सेवा की सजा सुनाई गई। क्योंकि उसने कानून का उल्लंघन किया था, उसे स्कूल के नियमों के अनुसार सी यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ लॉ से निष्कासित कर दिया गया था। वो स्नातक नहीं कर पाएंगी। बैंक द्वारा माथुर परिवार की संपत्तियों और बैंक खातों को क्रमशः जब्त और फ्रीज कर दिया गया था। माथुर परिवार का एकमात्र सदस्य जिस पर मुकदमा या जेल की सजा नहीं हुई थी, वह सबसे बड़ी बेटी मीरा थी। बहु-मिलियन पारिवारिक संपत्ति की उत्तराधिकारी, सबसे भाग्यशाली लड़कियों में से एक, रातों रात एक दरिद्र भिखारी में बदल गई थी। ये सहन करना उसके लिए बहुत अधिक था। अगली सुबह जल्दी थी। मीरा ने उस विला को देखा जिसमें वह 10 वर्षों से अधिक समय से रह रही थी। उसका चेहरा आंसुओं से लथपथ था। वह एक छोटा सा लुई विटन सूटकेस ले जा रही थी। मीरा बहन, रघु भाई आपका इंतजार कर रहे हैं, ब्लीच जैसे सुनहरे बालों वाले एक दुबले पतले टहनी जैसे आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसे ही उसने मीरा के लिए कार का दरवाजा खोला। वह कार को देखने के लिए मुड़ी। काले रंग की मर्सिडीज 700 को देखते ही उसका दिल तुरंत उठ गया। उसने उसमें कदम रखा, पहले से ही बेहतर मूड में। मीरा बहन, रघु भाई ने मुझे बताया कि उनका दिल हमेशा तुम पर लगा रहता था, तब भी जब उन्होंने शादी की थी। उसने कल ही अपनी उस चिड़चिड़ी पत्नी को उसके माता पिता के पास भेज दिया। मीरा बहन, अब आप बॉस की पत्नी हैं। मुझे आशा है कि आप समय समय पर मेरे लिए एक अच्छा शब्द रखेंगे।